खुशहालिस्तान की सल्तनत अपने नाम की तरह ही खुशहाल थी। वहां के सुल्तान अदनान-उल हक अपने न्याय और अनुशासन के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनका दरबार अदब और तहजीब का एक जीता जागता नमूना था। वहां हर चीज अपने तयशुदा मुकाम पर होती थी, हर शख्स अपनी तयशुदा हैसियत में रहता था। वजीर आजम से लेकर एक मामूली प्यादे तक हर किसी को अपना दायरा पता था। सुल्तान को इस बेमिसाल व्यवस्था पर बेहद नाज था। वह अक्सर कहते, खुशहालिस्तान की हवा में भी एक नज्म है, एक उसूल है। यहाँ एक पत्ता भी मेरी इजाजत के बिना नहीं हिलता। और दरबारी सुल्तान की इस बात पर वाह वाह और सुभान अल्लाह का ऐसा शोर मचाते कि महल की दीवारें भी कांप जातीं। इस पूरी व्यवस्था के सबसे बड़े पैरोकार और रखवाले थे वजीर आजम आजम खान। आजम खान एक ऐसे शख्स थे जिनके लिए दुनिया नियमों और कानूनों की एक किताब थी। उनकी नज़रों में हर मसले का हल कायदे कानून में लिखा था। वह बेहद अक्लमंद, चालाक और उतने ही मगरूर थे। वह सुल्तान की आंखों का तारा थे और अपनी इस हैसियत को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। उनके चलने फिरने, बोलने चालने, हर अंदाज में एक ठसक थी, एक गुरूर था कि इस सल्तनत की लगाम असल में उन्हीं के हाथों में है। एक रोज जब दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था, सुल्तान अपने आलीशान तख्त पर विराजमान थे और वजीर आजम सल्तनत के राजस्व का ब्यौरा पेश कर रहे थे, तभी एक अनहोनी हुई। एक ऐसी घटना जिसने खुशहालिस्तान की सदियों पुरानी तहजीब और नज्म की धज्जियां उड़ा दीं। वजीर आजम अपनी बुलंद और रौबदार आवाज में कह रहे थे, जहां पनाह, इस साल खुदा के फजल और आपके इकबाल से सल्तनत का खजाना। उनकी बात बीच में ही रह गई। हवा में सर्र की एक आवाज आई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक पुरानी घिसी हुई जूती हवा में तैरती हुई आई और सीधा वजीर आजम की पगड़ी से टकराकर नीचे गिर गई। एक पल के लिए पूरे दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। वक्त जैसे थम गया था। हर कोई अपनी जगह पर बुत बना बैठा था। फिर जो हुआ वह किसी घर से कम नहीं था। सुल्तान अदनान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उनकी आंखों में खून उतर आया। ये क्या बदतमीजी है? किसकी ये जुर्रत हुई? उनकी दहाड़ से दरबार गूंज उठा। सिपाही फौरन हरकत में आए। उस मनहूस जूती को ऐसे उठाया गया जैसे वह कोई जहरीला सांप हो। दरबार का हर कोना छान मारा गया। हर दरबारी की तलाशी ली गई, लेकिन उस जूती का मालिक या उसे फेंकने वाला कोई नहीं मिला। वह जूती जैसे आसमान से टपकी थी। वजीर आजम शर्मिंदगी और गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। यह सिर्फ एक जूती का हमला नहीं था, यह उनके रुतबे, उनकी इज्जत और उनके बनाए हुए निजाम पर एक तमाचा था। सुल्तान ने ऐलान कर दिया, जिस किसी ने भी यह गुस्ताखी की है, उसे ढूंढ निकालो। हम उसे ऐसी सजा देंगे कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। लेकिन यह तो महज एक शुरुआत थी। अगले दिन जब दरबार लगा, तो वित्त मंत्री अपनी जगह पर बैठे कुछ हिसाब किताब देख रहे थे। अचानक एक और जूती, इस बार थोड़ी नई, हवा में लहराती हुई आई और सीधा उनके सामने रखे कागजों के ढेर पर जा गिरी, जिससे सारी स्याही फैल गई। फिर से वही हड़कंप, वही तलाशी, लेकिन नतीजा सिफर। अब यह रोज का सिलसिला बन गया। हर दिन दरबार में कहीं न कहीं से एक उड़ती हुई जूती प्रकट हो जाती। कभी वह किसी अमीरजादे की गोद में गिरती, कभी किसी सेनापति के नक्काशीदार खंभे से टकराती, तो कभी शाही काजी की तराजू पर आकर टिक जाती। दरबार अब दरबार नहीं रहा, एक मजाक बन गया था। दरबारी अब दरबार में आने से डरने लगे थे। वे सिर पर पगड़ी की जगह लोहे के टोप पहनकर आने की सोचने लगे थे। सुल्तान की रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो चुका था।
खुशहालिस्तान की अनुशासित हवाओं में अब उड़ती हुई जूतियों का खौफ था। वजीर आजम खान ने इस मामले की तहकीकात अपने हाथ में ले ली। उन्होंने सल्तनत के बेहतरीन जासूसों को काम पर लगाया। उन्होंने ऐलान किया कि यह जरूर किसी पड़ोसी मुल्क की साजिश है या कोई काला जादू करने वाला जिन्न है जो सल्तनत की इज्जत को खाक में मिलाना चाहता है। कई बेगुनाह फकीरों, जादूगरों और बाजीगरों को पकड़कर कैदखानों में डाल दिया गया। उन पर बेइंतहा जुल्म ढाए गए, लेकिन जूतियों का उड़ना बंद नहीं हुआ। वजीर की हर तरकीब नाकाम हो रही थी और सुल्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच रहा था। एक दिन सुल्तान ने हताश होकर कहा, आजम खान, आपकी अक्ल और आपके कानून सब इन उड़ती हुई जूतियों के सामने बेबस हो गए हैं। अगर कल तक इस मसले का कोई हल नहीं निकला तो हम आपका वजीर का पद ही किसी जूती के हवाले कर देंगे। यह सुनकर आजम खान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी सारी हेकड़ी, सारा गुरूर पल भर में हवा हो गया। तभी दरबार में मौजूद एक बूढ़े अनुभवी सलाहकार ने, जिसकी आंखों ने कई सुल्तान देखे थे, डरते डरते अर्ज किया, आलम पनाह, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ कहूं। कहो। सुल्तान गरजे। हुजूर, शहर के बाहर नदी के किनारे एक झोंपड़ी में मुल्ला नसीरुद्दीन नाम का एक शख्स रहता है। लोग उसे आधा पागल और आधा फकीर समझते हैं। वह अपने गधे से बातें करता है और उल्टे सीधे काम करता रहता है, लेकिन कहते हैं कि उसकी नजर उन चीजों को भी देख लेती है जो बड़ी बड़ी अक्लों को दिखाई नहीं देती। शायद वह हमारी कुछ मदद कर सके। वजीर आजम ने फौरन नाक भौं सिकोड़ी। छह एक गवार, एक मजाकिया जोकर इस मसले को हल करेगा? यह सल्तनत की तौहीन है। जहां पनाह, हमें इस तरह के लोगों से नहीं, अपनी तलवार और कानून से काम लेना चाहिए। लेकिन सुल्तान अब किसी भी सलाह को सुनने को तैयार थे। उन्होंने कहा, खामोश रहो आजम खान। तुम्हारी तलवारें और कानून इन जूतियों को नहीं रोक पाए। सिपाहियों, जाओ और उस मुल्ला नसीरुद्दीन को इसी वक्त इज्जत के साथ हमारे सामने पेश करो। सिपाही जब मुल्ला की झोंपड़ी पर पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे को पीठ पर लादे हुए झोंपड़ी का चक्कर लगा रहे थे। सिपाहियों ने हैरत से पूछा, मुल्ला जी, यह क्या कर रहे हैं आप? लोग गधे पर सवारी करते हैं, आप गधे को सवारी करा रहे हैं। मुल्ला ने हाफते हुए जवाब दिया, अरे भाई, आज मेरा प्यारा दोस्त गधा बहुत थक गया है। मैंने सोचा, रोज यह मेरा बोझ उठाता है, आज मैं इसका बोझ उठा लूं। दोस्ती में बराबरी होनी चाहिए न? सिपाही अपना सिर पीटकर रह गए। उन्होंने सुल्तान का फरमान सुनाया। मुल्ला ने गधे को नीचे उतारा, उसकी पीठ थपथपाई और कहा, चलो दोस्त, लगता है दरबार में कोई बड़ा मसला आन पड़ा है। जब अक्ल के घोड़े दौड़ना बंद कर देते हैं तब उन्हें मेरे जैसे गधे वालों की याद आती है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने चिरपरिचित अंदाज में अपने गधे दोस्त पर सवार होकर दरबार में पहुंचे। दरबारियों ने उन्हें देखा तो दबी जुबान में हंसने लगे। वजीर आजम ने तो नफरत से मुंह ही फेर लिया। सुल्तान ने पूरी कहानी, उड़ती हुई जूतियों की पूरी दर्दनाक दास्तां मुल्ला को सुनाई। मुल्ला, हमने सब कुछ करके देख लिया। जादूटोना, जासूसी, सजा, सब बेअसर रहा। तुम ही बताओ, यह क्या बला है? यह कौन सा जिन्न है जो हमारी इज्जत पर जूतियां बरसा रहा है? मुल्ला ने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना। फिर उन्होंने एक लंबी जम्हाई ली और बोले, आलम पनाह, मसला जिन्न या जादू का नहीं लगता। जिन्न इतने फारिग नहीं होते कि लोगों पर जूतियां फेंकते फिरें। उनके पास और भी जरूरी काम होते हैं। वजीर आजम ने तंज कसा,
तो क्या तुम्हारे हिसाब से ये जूतियां खुद चलकर आती हैं और अपने पंख लगाकर उड़ने लगती हैं? मुल्ला मुस्कुराए। नहीं वजीर साहब, जूतियों के पैर नहीं होते, पंख भी नहीं होते, लेकिन उन्हें उड़ाने वाले के हाथ जरूर होते हैं। और उन हाथों तक पहुंचने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, सिर्फ कानून की किताबों की नहीं। फिर वह सुल्तान की ओर मुड़े। आलमपनाह, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या मैं उन जगहों को देख सकता हूं जहां ये जूतियां गिरी थीं? इजाजत मिलने पर मुल्ला ने दरबार का मुआयना करना शुरू किया। वह बच्चों की तरह हर चीज को छूकर देख रहे थे। वह उस खंभे के पास गए जिससे जूती टकराई थी। उन्होंने उस जगह को अपनी उंगलियों से टटोला। फिर वह उस जगह गए जहां वित्त मंत्री के कागजात पर जूती गिरी थी। उन्होंने वहां गिरी हुई स्याही को सूंघा। दरबार के लोग और वजीर आजम उन्हें हैरत और मजाक की नजरों से देख रहे थे, जैसे वह कोई पागलपन का दौरा हो। मुल्ला ने घूम घूम कर सब कुछ देखा और फिर आकर अपनी जगह पर बैठ गए। उन्होंने पूछा, अच्छा, ये जो जूतियां थीं वे कैसी थीं? नई, पुरानी, मर्दानी, जनानी? एक दरबारी बोला, सब अलग अलग किस्म की थीं। कोई चमड़े की, कोई कपड़े की, कोई नई, कोई एड़ी से टूटी हुई। हम्म, मुल्ला ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। और क्या किसी ने यह देखने की कोशिश की कि ये जूतियां आती किधर से हैं? ऊपर से, नीचे से, दाएं से या बाएं से? वजीर आजम चिढ़कर बोले, अरे जब वह हवा में उड़ती हुई आती है तो कोई क्या खाक देखेगा कि किधर से आई? वह बस अचानक प्रकट हो जाती है। अचानक कुछ भी प्रकट नहीं होता वजीर साहब, मुल्ला ने शांति से कहा। हर चीज का एक स्रोत होता है। खैर आलमपनाह, मुझे इस मसले को हल करने के लिए एक दिन का वक्त और कुछ चीजों की जरूरत होगी। क्या चाहिए तुम्हें? सुल्तान ने उम्मीद से पूछा। मुल्ला ने कहा, मुझे चाहिए शहर का सबसे बेहतरीन गोंद, एक बोरी चिड़ियों के पंख, और कल दरबार की कार्यवाही शुरू होने से पहले 1 घंटा अकेले इस दरबार हॉल में बिताने की इजाजत। यह सुनकर वजीर आजम अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हाँ हाँ हाँ, गोंद और पंख? वाह मुल्ला जी वाह! क्या आप इन जूतियों के लिए नए पंख बनाने वाले हैं ताकि वे और अच्छे से उड़ सकें? मुल्ला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते रहे। सुल्तान ने हताशा में उनकी सारी शर्तें मान लीं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार हॉल में मौजूद थे। उनके साथ गोंद का एक बड़ा बर्तन और पंखों से भरी एक बोरी थी। उन्होंने दरबार के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। 1 घंटे बाद उन्होंने दरवाजा खोला और ऐसे बाहर आए जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब दरबार लगा तो माहौल में एक अजीब सा तनाव था। हर कोई सहमा हुआ अपनी जगह पर बैठा था, ऊपर नीचे दाएं बाएं देख रहा था कि न जाने कब किधर से कोई जूती आकर उनका स्वागत कर ले। सुल्तान और वजीर भी पूरी तरह चौकन्ने थे। मुल्ला नसीरुद्दीन एक कोने में अपने गधे के साथ खड़े थे और उसे धीरे धीरे कुछ समझा रहे थे। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। 1, 2, 3 घंटे गुजर गए। सब कुछ शांत था। कोई जूती नहीं उड़ी। लोगों की जान में जान आई। वजीर आजम ने विजयी भाव से सुल्तान की ओर देखा, देखा जहांपना, इस मनहूस मुल्ला के आने से कुछ नहीं हुआ। लगता है वह जिन्न आज छुट्टी पर है। यह सब महज इत्तेफाक था। वह अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि अचानक दरबार हॉल के विशाल दरवाजे के ठीक ऊपर छत के पास बने रोशनदान से सर्र की वही जानी पहचानी आवाज आई। सबकी नजरें उधर उठ गईं। एक जूती हवा में थी, लेकिन आज कुछ अलग था। उस जूती के पीछे एक पतली सफेद सी लकीर खींचती जा रही थी, जैसे किसी पतंग की डोर हो।
जूती हवा में गोता खाती हुई नीचे आई और सीधा वजीर आजम के सामने रखे पानी के जग में छपाक से जा गिरी। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, मुल्ला चिल्लाए, पकड़ो, उस सफेद लकीर को पकड़ो, यही है जिन्न का रास्ता। दो फुर्तीले सिपाही आगे बढ़े और उस सफेद लकीर को पकड़ने की कोशिश की। वह कोई धागा नहीं था, वह पंखों की एक कतार थी जो गोंद की वजह से हवा में जूती के पीछे पीछे चिपकती चली आई थी। वह पंखों की लकीर सीधा ऊपर छत की ओर जा रही थी, जहां लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी की गई थी। मुल्ला ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, आलमपना, आपका जिन्न ऊपर छत की उन नक्काशीदार कड़ियों के बीच छिपा बैठा है। सुल्तान ने हुक्म दिया, चढ़ जाओ ऊपर, और जो कोई भी है उसे जिंदा या मुर्दा नीचे लाओ। सिपाही सीढ़ियां लगाकर ऊपर चढ़े। छत की नक्काशी के बीच एक छोटी सी, लगभग अदृश्य जगह बनी हुई थी। जब सिपाहियों ने वहां देखा तो वे हैरान रह गए। वहां एक दुबला-पतला, डरा-समा सा नौजवान बैठा था। उसके पास अलग अलग तरह की जूतियों का एक ढेर लगा था और कुछ अजीब सी गुलेल जैसी चीजें पड़ी थीं। उसे नीचे लाया गया। वह डर के मारे कांप रहा था। सुल्तान के सामने उसे पेश किया गया। सुल्तान ने गरजकर पूछा, कौन हो तुम और तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? वह नौजवान रोते हुए सुल्तान के कदमों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मेरा नाम करीम है। मैं एक कारीगर हूं। कारीगर? सुल्तान हैरान हुए। जी जहांपनाह, उसने सिसकते हुए कहा, आज से 1 साल पहले जब इस दरबार हॉल की मरम्मत हो रही थी और छत पर यह नई नक्काशी का काम हुआ था, तो मैंने और मेरे कई साथी कारीगरों ने दिन रात एक करके इसे बनाया था। इस काम का ठेका वजीर आजम साहब के एक रिश्तेदार को मिला था। काम पूरा हो गया। वजीर साहब ने अपनी और सुल्तान की खूब वाहवाही लूटी, लेकिन हमें हमारी पूरी मजदूरी आज तक नहीं मिली। जब भी हम वजीर साहब के पास अपनी फरियाद लेकर गए, उन्होंने हमें जूतियां मारकर भगा दिया। यह सुनते ही वजीर आजम खान का चेहरा सफेद पड़ गया। करीम ने आगे कहा, हम गरीब लोग हैं हुजूर। कहाँ तक जाते? हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तब मुझे एक तरकीब सूझी। चूंकि छत की नक्काशी मैंने ही बनाई थी, मुझे इसके चोर रास्तों और छिपने की जगहों के बारे में पता था। मैंने तय किया कि जिस तरह हमें जूतियां मारकर भगाया गया, मैं भी दरबार में जूतियां बरसाकर अपनी आवाज आप तक पहुंचाऊंगा। मैं रात को चुपके से यहाँ छिप जाता और दिन में मौका देखकर उन लोगों पर जूतियां फेंकता जो वजीर साहब के खास थे और हमारी बदहाली के जिम्मेदार थे। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, बस आपका ध्यान इस नाइंसाफी की तरफ खींचना चाहता था। पूरा दरबार सन्न रह गया। जिसे वे जिन्न या जादू समझ रहे थे, वह एक गरीब कारीगर का अनोखा विरोध था। एक मजलूम की चीख थी जो जूतियों की शक्ल में दरबार में गूंज रही थी। सुल्तान अदनान शर्मिंदा थे। उनकी नजरों के ठीक नीचे उनके सबसे भरोसेमंद वजीर की निगरानी में इतना बड़ा अन्याय हो रहा था और उन्हें खबर तक नहीं थी। उनकी अनुशासित सल्तनत की नींव कितनी खोखली थी, यह आज उन्हें पता चला था। उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर देखा, जिनकी आंखों में न कोई जीत की चमक थी, न कोई गुरूर, बस एक गहरी समझ थी। सुल्तान ने पूछा, मुल्ला, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, आलमपनाह, जब मैंने पहली बार सुना कि जूतियां उड़ रही हैं, तो मैंने सोचा कि यह काम किसी ऐसे का है जो बहुत नाराज है। जूतियां मारना बेइज्जती की निशानी होती है। फिर जब मैंने देखा कि जूतियां किसी को जख्मी नहीं कर रही, बस परेशान कर रही हैं, तो मैं समझ गया कि मकसद चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि ध्यान खींचना है।
मैंने दरबार हॉल का मुआयना किया और देखा कि छत की नक्काशी नई है। नई तामीर में अक्सर कारीगरों के लिए छिपने की या आने जाने की गुप्त जगहें रह जाती हैं। बस शक यकीन में बदल गया। और यह गोंद और पंख का क्या चक्कर था? वजीर ने हिम्मत करके पूछा, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। मुल्ला मुस्कुराए, वजीर साहब, आपकी अक्ल कानून की किताबों में बंद है। मेरी अक्ल बाजार में घूमती है। मुझे पता था कि जूती फेंकने वाला ऊपर कहीं छिपा है, लेकिन उसे ढूंढना मुश्किल था। इसलिए मैंने एक आसान तरकीब सोची। मैंने हॉल के सारे रोशनदानों और संभावित जगहों पर अंदर की तरफ गोंद लगा दिया और हवा में पंख उड़ा दिए जो उस गोंद पर चिपक गए। मैंने सोचा कि जब भी वह अपनी गुलेल से जूती बाहर फेंकेगा, जूती उस गोंद और पंखों से होकर गुजरेगी और अपने पीछे एक निशान छोड़ जाएगी। बस आपकी सारी जासूसी और कानून जो काम महीनों में न कर सके, वह एक चुटकी गोंद और कुछ पंखों ने एक पल में कर दिया। दरबार में मुल्ला की जय जयकार होने लगी। सुल्तान अपनी जगह से उठे और मुल्ला को गले लगा लिया। मुल्ला, तुमने आज सिर्फ जूतियों का रहस्य नहीं खोला, बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी हैं। तुमने मुझे सिखाया कि सल्तनत की असली ताकत ऊंची इमारतों और सख्त कानूनों में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के साथ न्याय करने में है। सुल्तान ने तुरंत हुक्म दिया कि कारीगर करीम और उसके सभी साथियों की मजदूरी ब्याज समेत अदा की जाए। करीम को उसकी गुस्ताखी के लिए माफ कर दिया गया और उसकी हिम्मत के लिए इनाम भी दिया गया। वजीर-ए-आज़म आज़म खान को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया और उनके सभी मामलों की जांच के आदेश दिए गए। सुल्तान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली इनाम में देनी चाहिए। मुल्ला ने थैली लेने से इनकार कर दिया और कहा, आलम पनाह, मुझे इन अशर्फियों की जरूरत नहीं। बस यह यकीनी बनाइएगा कि आइंदा आपके दरबार में किसी मजलूम को अपनी बात कहने के लिए जूतियों का सहारा न लेना पड़े। इंसाफ की आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि वह सबसे धीमी आवाज में भी सुनाई दे जाए। यह कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे दोस्त की ओर बढ़े, उसकी पीठ पर बैठे और हमेशा की तरह दुनिया को एक अलग नजर से देखते हुए दरबार से विदा हो गए। खुशहालिस्तान में उस दिन के बाद फिर कभी कोई जूती नहीं उड़ी, क्योंकि सुल्तान ने सीख लिया था कि सबसे बड़ी व्यवस्था न्याय है और सबसे बड़ा अनुशासन हमदर्दी। अकलाबाद की सल्तनत अपनी 3 चीजों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। पहली, वहां के सुल्तान की न्यायप्रियता, दूसरी, वहां की प्रजा की खुशहाली, और तीसरी और सबसे कीमती, शाही खजाने में रखा हीरा नूर-ए-सल्तनत। यह हीरा महज एक पत्थर का टुकड़ा नहीं था, बल्कि सल्तनत की इज्जत, उसकी शान और उसके वजूद का प्रतीक था। कहते थे कि जब तक नूर-ए-सल्तनत महफूज है, अकलाबाद पर कोई आंच नहीं आ सकती। उसकी चमक सिर्फ आंखों को ही नहीं, बल्कि दिलों को भी रोशन करती थी। वह सल्तनत का गुरूर था, उसका मस्तक, उसकी आत्मा। एक सुबह अकलाबाद की हवाओं में खुशबू की जगह खौफ ने ले ली। सूरज तो उगा, लेकिन उसकी किरणें लोगों के चेहरों पर उम्मीद की चमक नहीं, बल्कि वहशत की परछाई लेकर आईं। खबर जंगल की आग की तरह फैली, नूर-ए-सल्तनत चोरी हो गया था। शाही खजाना, जो 7 तालों और 100 पहरेदारों की निगरानी में था, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां से सल्तनत की आत्मा ही चोरी हो गई थी। सुल्तान सलामत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वज़ीर-ए-आज़म, जो अपनी अक्ल और तदबीर के लिए जाने जाते थे, उनका चेहरा भी फक हो गया था। पूरे शहर में हाहाकार मच गया। हर कोई दूसरे को शक की निगाह से देखने लगा। दोस्त दोस्त का दुश्मन बन गया, पड़ोसी पड़ोसी का जासूस। सुल्तान ने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी चोर का पता बताएगा या हीरे को वापस लाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सल्तनत के सबसे काबिल जासूस और खोजी काम पर लगा दिए गए। हर कोना छान मारा गया,
हर सुराग को टटोला गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। ऐसा लगता था जैसे हीरा हवा में घुल गया हो या जमीन उसे निगल गई हो। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। अकलाबाद की खुशहाली पर मायूसी का पर्दा पड़ गया था। सुल्तान की रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो चुका था। एक दिन जब दरबार मायूसी के गहरे समंदर में डूबा हुआ था, दो अजीबोगरीब शख्स दरबार में हाजिर हुए। उनके आने की खबर ने ही पूरे दरबार में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे, जैसे दिन और रात, धूप और छां। एक का लिबास बेहद सादा, लगभग फकीराना था, लेकिन साफ सुथरा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी, आंखों में एक ऐसी गहराई जो सामने वाले के दिल में उतर जाए। उसकी आवाज में कोई लागलपेट नहीं थी, बस एक सपाट सच्चाई थी जो कानों को चुभ सकती थी। उसका नाम सच था। दूसरा शख्स उसके बिल्कुल उलट था। उसने रेशम और जरदोजी का लिबास पहन रखा था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उसके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी, आंखों में एक ऐसी कशिश जो किसी को भी अपना बना ले। उसकी आवाज शहद की तरह मीठी थी और उसके लफ्ज फूलों की तरह खुशबूदार। वह जब बोलता तो लगता जैसे कोई शायर अपनी सबसे बेहतरीन गजल सुना रहा हो। उसका नाम झूठ था। सुल्तान ने उनसे उनके आने का मकसद पूछा। दोनों ने एक साथ एक ही आवाज में कहा, आलम पनाह, हम नूरे सल्तनत की चोरी के चश्मदीद गवाह हैं। हम जानते हैं कि उस रात क्या हुआ था। यह सुनकर पूरे दरबार में जैसे जान आ गई। सुल्तान अपनी जगह से खड़े हो गए। तुम जानते हो? तो बताओ, कौन है वह गुस्ताख जिसने हमारी सल्तनत की इज्जत पर हाथ डाला? मीठी आवाज वाले शख्स यानी झूठ ने आगे बढ़कर कहा, हम बताएंगे जहांपना। हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? सुल्तान ने हैरानी से पूछा। कैसी शर्त? इस बार सख्त चेहरे वाले यानी सच ने कहा, हम अपना बयान एक साथ देंगे। यह सुनकर वजीर-ए-आज़म हंस पड़े। यह कैसी बेहुदा शर्त है? दो लोग एक साथ एक बयान कैसे दे सकते हैं? यह मुमकिन नहीं है। झूठ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वजीर साहब, दुनिया में बहुत कुछ मुमकिन है जो पहली नजर में नामुमकिन लगता है। हम जो कहेंगे मिलकर कहेंगे। एक लफ्ज उसका होगा, एक मेरा। हमारी गवाही तभी पूरी होगी जब हम दोनों साथ बोलेंगे। सुल्तान बड़ी उलझन में पड़ गए। यह बात उनकी समझ से परे थी, लेकिन वे इतने हताश हो चुके थे कि किसी भी उम्मीद की किरण को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने इजाजत दे दी। ठीक है, हम तुम्हारी यह अजीब शर्त मानते हैं। कल सुबह पूरा दरबार लगेगा और तुम दोनों अपनी गवाही दोगे। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई यह देखने के लिए बेताब था कि ये दो अजनबी कैसे एक साथ गवाही देंगे। सच और झूठ कटघरे में आकर खड़े हो गए। उनकी मौजूदगी ने ही माहौल को रहस्यमयी बना दिया था। सुल्तान ने कहा, शुरू करो। बताओ उस रात क्या हुआ था? झूठ ने अपनी शहद जैसी आवाज में बयान शुरू किया। उस मनहूस रात जब अकलाबाद की किस्मत पर अंधेरा छाने वाला था, आसमान में चांद अपनी पूरी शानो शौकत के साथ चमक रहा था। तभी सच ने अपनी सपाट और कठोर आवाज में उसकी बात काटी और घने काले बादल उस चांद को निगल जाने के लिए बेताब थे, जिससे चारों ओर घुप अंधेरा था। दरबार में एक खामोशी छा गई। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। झूठ ने बात को संभालते हुए फिर कहा, शाही महल के चारों ओर सल्तनत के वफादार पहरेदार अपनी पूरी मुस्तैदी और बहादुरी के साथ गश्त कर रहे थे। सच ने तुरंत अपनी बात जोड़ी और अपनी अपनी चौकियों पर गहरी नींद में ऊँघ रहे थे।
उनके खर्राटों की आवाज हवा में गूंज रही थी। अब दरबार में खामोशी की जगह कानाफूसी ने ले ली। वज़ीर-ए-आज़म का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह क्या मजाक था? झूठ ने अपनी मनमोहक मुस्कान बनाए रखी और आगे बोला, खजाने के दरवाजे पर लगा 7 मन का ताला अपनी जगह पर मजबूती से टिका हुआ था, जैसे कोई पहाड़। सच ने टोका और उस पर लगी जंग बता रही थी कि उसे महीनों से किसी ने छुआ तक नहीं था। झूठ ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई दर्दनाक दास्तां सुना रहा हो। तभी एक साया, हवा से भी हल्का और रात से भी काला, दीवार फांदकर अंदर आया। सच ने विवरण दिया, और वह साया किसी और का नहीं, बल्कि खजाने के मुख्य पहरेदार का था, जो अपनी चाबियों का गुच्छा कमर में लटकाए इतराता हुआ चल रहा था। यह सुनकर तो दरबार में हंगामा ही मच गया। मुख्य पहरेदार, जो अपनी वफादारी की कस्में खाता था, उसका नाम सुनकर लोग सन्न रह गए। उसे तुरंत पकड़ लिया गया। लेकिन गवाही अभी खत्म नहीं हुई थी। झूठ ने आगे कहा, उस रहस्यमयी चोर ने ऐसी महारत दिखाई कि किसी को कानों कान खबर न हुई। उसने बड़ी सफाई से हीरे को उठाया। सच ने बात पूरी की और उठाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, जिससे हीरा उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया और एक कोना मामूली सा टूट गया। सुल्तान चीख पड़े, क्या? नूरे सल्तनत खंडित हो गया। झूठ ने फौरन कहा, लेकिन उसकी चमक ऐसी थी, जहां पनाह कि उस मामूली सी खरोंच से उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई, जैसे चांद पर लगा दाग उसकी शान बढ़ाता है। सच ने बेरुखी से कहा, उस टूटे हुए टुकड़े को उसने वहीं फर्श पर छोड़ दिया, क्योंकि अंधेरे में उसे वह नजर ही नहीं आया। बयान आगे बढ़ता रहा। हर बात जो झूठ कहता, सच उसे एक कड़वी हकीकत से काट देता। झूठ चोर को एक मायावी और शक्तिशाली जादूगर की तरह पेश कर रहा था, तो सच उसे एक डरे हुए, लालची और अनाड़ी इंसान के रूप में दिखा रहा था। झूठ कह रहा था कि हीरा किसी दूर देश के राजा ने अपनी सल्तनत की शान बढ़ाने के लिए चुराया है, तो सच बता रहा था कि उसे शहर के ही एक लालची जौहरी ने अपनी तिजोरी में छिपा रखा है। जब गवाही खत्म हुई, तो पूरा दरबार भ्रम के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका था जिसका कोई और छोर नहीं था। कुछ लोग झूठ की लच्छेदार बातों से प्रभावित थे और मानते थे कि चोर कोई बहुत बड़ा महारथी है। कुछ लोग सच की सीधी और सपाट बातों पर यकीन कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह सब बहुत साधारण लग रहा था। सुल्तान और वजीर का सिर चकरा रहा था। उनके पास जानकारी तो थी, लेकिन वह इतनी विरोधाभासी थी कि किसी नतीजे पर पहुंचना नामुमकिन था। पहरेदार और जौहरी दोनों को कैद कर लिया गया, लेकिन दोनों ही अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रहे थे। सल्तनत की हालत और भी खराब हो गई। अब लोगों के पास 2 कहानियां थीं और वे 2 गुटों में बंट गए थे। एक वह जो झूठ की रोमांचक कहानी पर यकीन करता था, और दूसरा वह जो सच की साधारण लेकिन कड़वी हकीकत को मानने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान ने अपना सिर पकड़ लिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी दरबार के एक बूढ़े सलाहकार ने, जिसकी दाढ़ी वक्त की धूप में सफेद हो चुकी थी, डरते डरते एक नाम लिया। आलमपनाह, अगर इजाजत हो तो एक अर्ज करूं। शहर के बाहर नदी के किनारे एक झोंपड़ी में एक शख्स रहता है। लोग उसे मुल्ला नसीरुद्दीन कहते हैं। वह सनकी और अजीब है, अपने गधे से बातें करता है, लेकिन कहते हैं कि उसकी नजर वहां तक जाती है जहां अक्ल के पर जल जाते हैं। शायद वह इस गुत्थी को सुलझा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने नाक सिकोड़ी। एक गवार, एक मसखरा सुलझाएगा यह मसला, जिसे सल्तनत की पूरी अक्ल मिलकर नहीं सुलझा पाई। यह हमारी तौहीन है। लेकिन सुल्तान हताशा के उस मुकाम पर थे जहां हर सलाह कीमती लगती है। उन्होंने हुक्म दिया, मुल्ला नसीरुद्दीन को इज्जत के साथ दरबार में पेश किया जाए।
सिपाही मुल्ला को बुलाने गए। उन्होंने देखा कि मुल्ला अपनी झोंपड़ी के बाहर अपने गधे पर उल्टा बैठा था और गधे से कह रहा था, देख मेरे दोस्त, दुनिया सीधी चाल चलकर थक गई है, शायद उल्टा चलने से ही मंजिल मिले। सिपाही हैरान हुए, लेकिन सुल्तान का हुक्म था। मुल्ला नसीरुद्दीन उसी तरह अपने गधे पर उल्टे बैठे बैठे दरबार में हाजिर हुए। उनके इस अंदाज को देखकर कुछ दरबारी हंसे, कुछ ने नाराजगी जताई। वजीर ने तो मुंह ही फेर लिया। सुल्तान ने अपनी परेशानी बयान की। उन्होंने सच और झूठ की पूरी गवाही मुल्ला को सुनाई और पूछा, मुल्ला तुम बताओ, हम किस पर यकीन करें? हीरा कहाँ है? चोर कौन है? मुल्ला ने अपनी जगह से उतरे बिना गधे की पीठ पर बैठे बैठे ही सब कुछ ध्यान से सुना। फिर उन्होंने एक लंबी जम्हाई ली और कहा, आलमपनाह, मसला हीरे की चोरी का नहीं है। मसला तो यह है कि आपने सच और झूठ को एक साथ बयान देने की इजाजत दे दी। ये दोनों कभी साथ नहीं रह सकते, लेकिन दुनिया में हमेशा साथ साथ ही चलते हैं। वजीर ने तंज कसा, यह फलसफा झाड़ने का वक्त नहीं है मुल्ला, हमें हल चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए, हल तो आपकी आंखों के सामने ही है वजीर साहब, लेकिन आप उसे देखना नहीं चाहते। आपने इन दोनों से यह तो पूछा कि क्या हुआ, लेकिन यह नहीं पूछा कि क्यों हुआ। फिर वे उन दोनों गवाहों की ओर मुड़े। उन्होंने सबसे पहले झूठ से पूछा, ऐ खूबसूरत लिबास वाले, तुम्हारी बातें शहद की तरह मीठी हैं। तुम बताओ, क्या तुम पानी पर चल सकते हो? झूठ ने फौरन अपनी छाती चौड़ी की और कहा, हाँ बिल्कुल, मेरे लिए क्या नामुमकिन है? मैं तो हवा में भी उड़ सकता हूँ और सूरज को भी छू सकता हूँ। दरबारियों ने वाहवाह की। फिर मुल्ला सच की ओर मुड़े और ऐ सादे लिबास वाले, तुम बताओ, क्या तुम पानी पर चल सकते हो? सच ने सपाट आवाज में कहा, नहीं, मुझे तैरना भी नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा। कुछ दरबारियों ने उसकी इस कमजोरी पर उसका मजाक उड़ाया। मुल्ला ने सुल्तान से कहा, जहां पनाह, अब आप ही फैसला करें। एक कहता है कि वह पानी पर चल सकता है, दूसरा कहता है कि वह डूब जाएगा। किसकी बात में वजन है? सुल्तान ने कहा, जाहिर है जो डूबने की बात कर रहा है वह ज्यादा हकीकत के करीब है। मुल्ला ने सिर हिलाया, बिल्कुल। अब दूसरा सवाल। वह फिर झूठ की ओर मुड़े, ऐ लच्छेदार बातें करने वाले, तुम दरबार के बीचों बीच खड़े होकर जोर से चिल्लाओ, मैं एक झूठा हूं। झूठ का चेहरा पीला पड़ गया। वह हकलाने लगा, मैं यह कैसे कह सकता हूं? यह तो मेरी तौहीन है। मैं तो हमेशा सच का अलंबरदार रहा हूं। मुल्ला मुस्कुराए, ठीक है, मत कहो। अब वे सच की ओर मुड़े, और तुम ऐ सीधी बात करने वाले, तुम दरबार के बीचों बीच खड़े होकर चिल्लाओ, मैं एक झूठा हूं। सच ने एक पल भी नहीं सोचा। वह आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, मैं एक झूठा हूं। जैसे ही उसने यह कहा, पूरे दरबार में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। जो दरबारी अब तक झूठ की बातों से मंत्रमुग्ध थे, वे भी चौंक गए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सुल्तान से कहा, आलमपनाह, देखा आपने, झूठ कभी खुद को झूठा नहीं मान सकता, क्योंकि यही उसका सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन सच अगर जरूरत पड़े तो खुद को झूठा भी कह सकता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके ऐसा कहने भर से हकीकत बदल नहीं जाएगी। उसकी सच्चाई उसके कर्मों में है, उसके शब्दों में नहीं। अब मुल्ला अपने असली मकसद पर आए। उन्होंने एक बड़ी सी पानी की सुराही मंगवाई और एक खाली गिलास। उन्होंने गिलास को पानी से लबालब भर दिया। आलमपनाह, यह गिलास सच की तरह है, साफ, पारदर्शी। आप इसके आर पार देख सकते हैं।
इसमें जो है जैसा है वैसा ही दिखता है। फिर उन्होंने उस पानी में एक मुट्ठी मिट्टी घोल दी। पानी गंदला हो गया। और यह झूठ है। यह अपनी असलियत को इस गंदगी के पीछे छुपा लेता है। यह आकर्षक लग सकता है, गहरा और रहस्यमयी लग सकता है, लेकिन यह अपारदर्शी है। यह आपको कभी अपनी तह तक नहीं पहुंचने देगा। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी। आपकी गलती यह थी कि आपने इन दोनों के बयान को अलग अलग नहीं देखा। आपने दोनों के गंदले पानी को मिलाकर एक ऐसा कीचड़ बना दिया जिसमें कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा। सच और झूठ की गवाही को अलग करना होगा। वह कैसे? सुल्तान ने बेचैनी से पूछा। बहुत आसान है, मुल्ला ने कहा। झूठ हमेशा कहानी को दिलचस्प और बड़ा बनाने की कोशिश करता है। वह उसमें ड्रामा, रोमांच और भावनाएं घोलता है। सच बस तथ्यों को बयान करता है, चाहे वे कितने ही उबाऊ या साधारण क्यों न हो। आप इनकी गवाही से सारी भावनाएं, सारा ड्रामा और सारी लच्छेदार बातें निकाल दीजिए। जो बचेगा वही हकीकत होगी। मुल्ला ने एक एक करके उनकी गवाही का विश्लेषण करना शुरू किया। झूठ ने कहा, चांद पूरी शानो शौकत से चमक रहा था। सच ने कहा, बादल थे और अंधेरा था। इसका मतलब है कि मौसम खराब था और अंधेरे का फायदा उठाया गया। झूठ ने कहा, पहरेदार बहादुरी से गश्त कर रहे थे। सच ने कहा, वे सो रहे थे। मतलब पहरेदारों की लापरवाही ही चोरी का सबसे बड़ा कारण थी। झूठ ने कहा, चोर एक मायावी साया था। सच ने कहा, वह मुख्य पहरेदार था। मतलब चोर कोई बाहर का नहीं, घर का ही भेदी था। झूठ ने कहा, हीरा किसी दूर देश के राजा ने चुराया। सच ने कहा, उसे शहर के जौहरी ने खरीदा। मतलब हीरा अभी भी शहर में ही है। और सबसे अहम बात, मुल्ला ने अपनी आवाज ऊंची की। झूठ ने कहा कि हीरे की खूबसूरती खरोंच लगने से और बढ़ गई। सच ने कहा कि उसका एक टुकड़ा वहीं गिर गया था। जहां पनाह, अपने सिपाहियों को खजाने में भेजिए और फर्श को ध्यान से देखने को कहिए। मुझे यकीन है कि नूरे सल्तनत का वह छोटा सा टुकड़ा वहीं कहीं पड़ा होगा। सुल्तान ने तुरंत हुक्म दिया। सिपाही भागे भागे खजाने में गए। थोड़ी ही देर में वे वापस आए और उनके हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा था। वह वाकई हीरे का एक कोना था। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया था। मुख्य पहरेदार को जब यह सबूत दिखाया गया तो वह टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि शहर के एक लालची जौहरी ने उसे सोने की अशर्फियों का लालच देकर यह गुनाह करवाया था। जौहरी के घर छापा मारा गया और उसकी तिजोरी से नूरे सल्तनत बरामद हो गया। पूरे अकलाबाद में जश्न का माहौल हो गया। सुल्तान की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने पास बुलाया और कहा, मुल्ला, तुमने हमारी सल्तनत की इज्जत बचा ली। मांगो, क्या मांगते हो? हम तुम्हें सोने चांदी से तौल देंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे की पीठ थपथपाते हुए बोले, आलमपनाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस अपनी अक्ल और अपनी आंखों को हमेशा खुला रखिएगा। दुनिया में झूठ हमेशा सच का खूबसूरत लिबास पहनकर घूमता है। वह आकर्षक होता है, मन को भाता है और हमारे कानों को वही सुनाता है जो हम सुनना चाहते हैं। जबकि सच अक्सर नंगा, कड़वा और असुविधाजनक होता है। वह हमें वह दिखाता है जो हमें देखना चाहिए, न कि वह जो हम देखना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, सच और झूठ नाम के ये